थोड़ा आगे बढ़ आगे बढ़ा बताएं। थोड़ा आगे गोल घेरा में रहिए, आइए तो। हाँ हाँ ठीक है, आधा रास्ता उधर से जाने के लिए छोड़ देना। थोड़ा यहाँ फोटो को दिखाने के लिए मैं रुका हूँ। तो जिस जगह पर बच्चों आप अभी खड़े हैं ना, आप प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के ऊपर आप खड़े हैं। इसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है। ये जो रोड बना हुआ है, पाथवे बना हुआ है, इसके अंदर में भी न जाने कितनी चीज़ें हैं। तो बच्चों, नालंदा का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। आपने बीसी पढ़ा होगा, ईसा के पहले। तो आज से करीब 2600 साल पहले, अभी 2023 है ना, तो ईसा से 600 साल पहले यह एक आम का बगीचा था, जैसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है। और भगवान बुद्ध हमेशा यहाँ रुका करते थे और वो उपदेश किया करते थे। तो इस कारण बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक पावन भूमि है। अभी आपने कुछ साधु जी को एक आते हुए देखे, ये देख रहे हैं ना, महंते जी को। बौद्ध धर्म का जो फॉलोअर हैं उनको महंते बोलते हैं। देखिए इनका इस तरह का ड्रेस होता है। तो एक जमाने में जो बौद्ध धर्म भी है जापान में, श्रीलंका में, चाइना में, तो भगवान बुद्ध हमेशा यहाँ रुका करते थे और धर्म का उपदेश देते थे। और जिस विश्वविद्यालय को आप देखने जा रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में तक्षशिला का नाम आप सभी ने सुना है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास। ये अपने देश का जब आज़ादी के बाद विभाजन हुआ, तक्षशिला बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नालंदा अभी अपने देश में ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, पुराना था। और बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कोई अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया, तो ये राइट आंसर है कुमारगुप्त राजा। 5वीं शताब्दी में इसे कुमारगुप्त राजा ने बनाया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र थे। यूपीएससी का भी ये प्रश्न था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड नालंदा, तो द राइट आंसर इज कुमारगुप्त 500 AD। यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1,500 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते थे। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। इस तरह से बच्चों, पूरी दुनिया के लिए, खासकर साउथ ईस्ट एशिया का जो देश है, उसके लिए ये बड़ा ही है जो महत्वपूर्ण सेंटर था। लेकिन बच्चों, 1200 ईस्वी के करीब नालंदा को नष्ट कर दिया गया। एक तुर्क आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी, उनके आक्रमण से नालंदा नष्ट हुआ। फिर सारे बच्चे हिमालय की ओर गए और धीरे धीरे ये पूरा एरिया खंडहर नुमा हो गया। आज आप लोग देखने आपको लोग बोलते हैं नालंदा के खंडहर। तो यहाँ जो आप फोटो वहाँ से आगे तक आपने देखा है ना, ये फोटो का एग्जीबिशन लगाया गया है। ये एक जमाने में यहाँ खुदाई करते हुए देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि सब लोग यानी कि मिट्टी को हटा रहे हैं। ये फोटो देखिए 1924 से 25 का है। तो जो चीज़ आप देखने जाएंगे विश्वविद्यालय को, कि जब बौद्ध धर्म की समाप्ति हो गई 1200 ईस्वी में, तो इसका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग गिर गया, ध्वस्त हो गया ये स्कूल। और आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी हिंदी में पुरातत्व बोलते हैं, कि लोगों ने इसको खोद खोद कर निकाला है, खुदाई करके बच्चों निकाला गया है। तो अभी का जो एरिया है वो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ है। और इसके अंदर आप जा पाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि कैसे क्लासरूम होता था, कहाँ गुरुजी बैठ कर के लेक्चर देते थे, कहाँ स्टोरेज रूम है, अनाज रखने की जगह है,
पानी पीने का कुआं है, फिर लिविंग रूम है, और इस तरह से टेम्पल, मोनेस्ट्री, स्तूपा, इन तमाम चीज़ों को आप अंदर में जान और समझ पाएंगे। और आपने पढ़ा होगा कि नालंदा वाज फेमस फॉर लाइब्रेरी, पुस्तकालय के लिए फेमस था। उस जमाने में किताबें ताड़पत्रों पर लिखा जाता था और करीब 9 मिलियन बुक थी। 1 मिलियन इजकल टू 10 लाख, तो करीब 90 लाख पुस्तकें थी जो हाथों से लिखा गया था। उसकी छपाई नहीं होती थी, हस्तलिखित होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि बोलते थे, जो समय के साथ समाप्त हो गया। लेकिन अभी हम लोग उसका कुछ रिमेन्स को आप देख पाएंगे, उसके अंश को, हॉस्टल और तमाम चीज़ों को। तो अंदर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कहाँ पर क्लासरूम है, कहाँ लेक्चर स्टेज है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इफ एनीबडी आस्क टू यू कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, सो द राइट आंसर इज कुमार गुप्त। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये प्रश्न जीवन में आएगा किसी भी परीक्षा में। और अंग्रेजों के समय में ही खुदाई का कार्य हुआ है। 1915 में खुदाई शुरू हुआ, जो 1937 तक जारी रहा अंडर द ब्रिटिश रूल। फिर 74 से 82 तक खुदाई का कार्य चला है। तो मैं ज़्यादातर आपको अंदर, आइए मैं आपको अंदर दिखा पाऊंगा, ठीक है, आइए। हाँ, तो ये सारा ओल्ड फोटोग्राफ, आते जाइए, अपनी ओर से फास्ट रहेंगे तो ज़्यादा देखेंगे। और ये तमाम विदेशियों को तुम आप लोग देख रहे हैं, जो आते जाते देख रहे हो ना। थाईलैंड का ही लोग, थाईलैंड का है। थाईलैंड पता है तुम लोग को? थाईलैंड में कहाँ राजधानी है थाईलैंड की? हाँ, स्वागत। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, है ना? नाम सुना होगा आपने कि बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। हाँ, एक तरफ हो जाओ भाई, बच्चा लोग एक तरफ रहिए आप लोग, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे। अच्छा, आइए सर, अंदर आइए, अपने टीम वाले लोग आइए। संत जोसेफ मिशन प्रिपरेटरी स्कूल है ना? ओके, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से ना? आने दीजिए, आ गए सर लोग ना, शुरू किया जाए। सर लोग पीछे हैं क्या? अच्छा, एक दो सर फोटो खींच रहे हैं। अच्छा, कोई बात, आइए। अब जो हम लोग बच्चों, आप विश्वविद्यालय परिसर के आप अंदर में हैं। यहाँ एक रोचक स्टोरी मैं आपको बताऊं। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ना, एक जमाने में ह्वेनसांग ने अपनी किताब में लिखा था। ह्वेनसांग का नाम आपने सुना है? ह्वेनसांग मैडम लोग सुने होंगे। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे, चाइना से आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय इतना फेमस था, इतना फेमस था कि उनके मन में बहुत सारा सवाल था जो चाइना का लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। ह्वेनसांग नालंदा के बारे में सुन रखा था, तो ह्वेनसांग चाइना से पैदल चलकर उस जमाने में नालंदा पढ़ने आया। और ह्वेनसांग ने अपनी किताब में लिखा था कि जो बच्चे एडमिशन चाहते थे उनका गेटकीपर टेस्ट लेते थे। कि नालंदा के चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा था जहां गेटकीपर बैठा करते थे
गेटकीपर को द्वार पंडित कहा जाता था। पंडित मीन्स स्कॉलर। डिबेट होती थी, इंटरव्यू होती थी, तभी बच्चों का एडमिशन होता था। तो भाई सोचिए कि जब पढ़ाने वाले इतने विद्वान थे, सॉरी यानी जो गेटकीपर इतने विद्वान थे, तो पढ़ाने वाले कितने विद्वान रहे हैं, है ना। तो अभी ओरिजिनल गेट बच्चों नहीं मिला है। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये देखिए ASI ने नंबर दिया हुआ है, ASI 1961-62 की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक नया दरवाज़ा बाद में बनाया गया है, दीवार काटकर। ओरिजिनल दरवाज़ा अभी भी अंडरग्राउंड है, जहाँ पर टेस्ट होता था। तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बिहार संख्या 5। बिहार का मतलब बच्चों मोनेस्ट्री होता है, हॉस्टल। और देखो ASI ने लिखा है कि पुरातत्विक आधार पर इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो ये छोटा छोटा सब कमरा है बच्चों का रहने का। ये जो आप देख रहे हैं 1500-1600 वर्ष पुराना ये कमरा है। एक रूम होता था एक स्टूडेंट के लिए, वो देखो दरवाजा होता था। और कभी देखा है आपने कि इतनी मोटी दीवार आपने देखा है घर में कहीं? नहीं ना। हर एक दीवार जो आप देख रहे हैं ना, ये खूब मोटी दीवार है, 5 फुट 6 फुट 4 फुट मोटा है। इसका फायदा था कि यह जाड़ा के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा होता था। ये इसका एडवांटेज था मोटी दीवारों का। और जब ऊपर की बिल्डिंग थी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो उसके वेट को भी ये होल्ड कर पाता था, उसको सहन कर पाता था। तो एक तरफ इधर हॉस्टल, एक तरफ इधर हॉस्टल, और ये बीच में रास्ता होता था। ये जो आप देख रहे हैं पैसेज ना, ये कॉरिडोर था हर दो हॉस्टल के बीच में। तो इसी तरह से हर दो हॉस्टल के बीच में रास्ता था। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, इसमें 60% ओरिजिनल है, लेकिन 40% नया ईंट लगाया गया, टाइम टू टाइम रीएक्ट हुआ है। तो इस तरह से आगे आइए, मैं एक नक्शा पहले दिखाऊंगा। हाँ, ये तमाम लोग विदेशी लोग हैं, कि थाईलैंड से ये लोग हैं, सब गुरुजी लोग हैं, साधु महात्मा हैं, है ना। तो अपने देश में साधुओं को देखते हैं ना, ऐसे ही ये इनका ड्रेस है साधु जी का। और इन ईंटों को आप लोग बच्चों लोग छूकर देखो कि भाई कितना स्मूथ 1500-1600 वर्ष जो ईंटें हैं ना, ईंटें बढ़िया ईंटें हैं। आगे की क्लास में आप पढ़िएगा सिंधु घाटी की सभ्यता हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ऐसे ही ईंटें बनाई जाती थी। और चूना पत्थर, चावल का जो माड़ होता है, राइस सूप, इसको मिला करके गारा बनाया जाता था और ईंटों की जुड़ाई की जाती थी। सीमेंटिंग के जगह पर वो है जो उस तरह से चूना पत्थर, मिट्टी और चावल का माड़ को मिलाकर वो पेस्ट बनाते थे और ईंटों की जुड़ाई होती थी। तो इधर आप लोग देख रहे हैं पुरानी ईंटों को, ऊपर आप देख रहे हैं जो नई ईंटें हैं। ये नया देखो है, पुराना बिल्कुल नया लग रहा है, चमकता हुआ है। और नई वाली देखो है कि काई लग गया है, वो समाप्त हो गया है, पुराना हो गया है। तो आगे आकर के आइए पहले प्लान मैप को समझते हैं। आइए बच्चों, इधर आ जाइए, 1 मिनट, नक्शा के पास आ जाइए। हाँ, इतने बढ़िया मैं नालंदा के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप एक निबंध लिख सकिए, आर्टिकल लिख सकिए नालंदा के बारे में लिखने का रहे तब। अब देखिए, आप लोग हैं जो यहाँ इस पूरे एरिया का नक्शा है, प्लान ऑफ द एक्सवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। एक्सवेटेड का मतलब खुदाई किया हुआ, प्लान का मतलब मैप। आप लोग अभी यहाँ खड़े हैं बच्चों, इस तरफ से आप अंदर आए, यहाँ आपने ये छोटा छोटा हॉस्टल का कमरा दिखा है, और इस पैसेज को क्रॉस करके आप यहाँ खड़े हैं। तो ये जो पूरी जो लाइन है ना, ये देखिए मोनेस्ट्री लिखा हुआ है ना, मोनेस्ट्री मीन्स विहार। और अपना स्टेट नेम जो बिहार है, वो भी विहार शब्द से बना है, क्योंकि प्राचीन काल में
पूरे बिहार के स्टेट में बहुत सारा मठ होता था, जहाँ बौद्ध भिक्षु, हिंदू साधु संत, जैन लोग, सूफी संत, ये तमाम धर्मों के लोग रहा करते थे। चाहे बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, है ना। तो ये तमाम लोग, इंटेलेक्चुअल लोग घूमा करते थे। तो इस स्टेट का नाम बिहार हो गया। बिहार मीन्स भ्रमण करना भी होता है। तो ये देखो, दूर तक देखिए आप लोग, आम के पेड़ के आगे तक देख रहे हैं ना, ये पूरा बच्चों हॉस्टल की लाइन है। एक ज़माने में यह 7 माइल लंबा था, 3 माइल चौड़ा था। अभी देखिए 11 है। मैं आपको यहाँ से काउंटिंग कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी एरिया अभी भी दबा हुआ है। और ये बच्चों देखिए, चैत लिखा हुआ है। चैत का मतलब मंदिर, प्रार्थना की जगह। ये सामने आप देखिए, खजूर के पेड़ तक देख रहे हैं ना, ये मंदिरों की लाइन थी कि एक और रहने का और पढ़ने की जगह थी, और दूसरी ओर प्रार्थना की जगह। और ये देखिए स्तूपा लिखा हुआ है, STUPA, स्तूपा साइट नंबर 3। ये बड़ा सा आप देखिए, ये एक स्तूप है जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, डिसाइपल थे, सारीपुत्र, उनकी याद में बना है। तो यहाँ मैं आपको ले चलूँगा। ये सारा हॉस्टल तो एक जैसा है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट हॉस्टल है। तो यहाँ आप पुराना कमरा भी आप देखेंगे, कैसे यहाँ पर है, जो ग्रीनरी का कमरा मिला है, छत कैसा होता था, क्लासरूम कैसा है, कुआं कैसा है, माइका स्टोन का रिफ्लेक्शन है। तो पहले मैं यहाँ ले चलूँगा, फिर स्तूप की ओर चलेंगे, फिर बच्चों मंदिरों की ओर चलेंगे, क्लॉक वाइज घूम पाएंगे। आइए, इस तरफ में आप बाएं तरफ जो आप बच्चा लोग ये देख रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म देख रहे हैं यार, ये देखो योगा के लिए था, ध्यान के लिए। हॉस्टल से निकलकर सुबह सुबह इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर लोग ध्यान करते थे, योगा करते थे। उस जमाने में कि ध्यान भी सिखाया जाता था, मेडिटेशन सिखाया जाता था। आइए, आइए इस तरह। अच्छा, 1 मिनट, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो आप लोग बच्चों इस हॉस्टल के प्रवेश द्वार के सामने आप खड़े, हर हॉस्टल देखिए वेस्ट फेसिंग था। ये पश्चिम दिशा है ना, इसका मुख पश्चिम की ओर होता था। और ये आप जहाँ आप खड़े हैं पोर्टिको में, यहाँ दोनों तरफ बुद्ध की स्टैचू होती थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी। स्टूडेंट अंदर जाने के पहले वो प्रार्थना करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। आगे पता है आप लोग को? धम्मम शरणम गच्छामि। हाँ, और फिर संघम शरणम गच्छामि, है ना। अब देखिए, ये हमारे गुरुजी आ गए। देखो, नमस्ते करो गुरुजी। तो ये जो गुरुजी है ना, ये गुरुजी श्रीलंका से है। श्रीलंका जानते हो ना, श्रीलंका, वो गुरुजी श्रीलंका से, और ये लोग भी श्रीलंका से हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि राजा अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाए, तो उनका जो बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था एक जमाने में। आज श्रीलंका से ये लोग भगवान बुद्ध के जगह को देखने आए। तो यहाँ पर जो आपको मैंने कहा ना, दोनों तरफ स्टैचू था, स्टूडेंट प्रार्थना करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। और बुद्धम का मतलब जान लीजिए, कोई कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्धम मीन्स बुद्धि। कि इफ एनीबडी से कम नियर टू बुद्धा, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो कम नियर टू नॉलेज, कि बुद्धि की शरण में आइए, ज्ञान की शरण में आइए। और धम्म मीन्स जो उनका टीचिंग है, यानी कि गुड थाउट्स। और संघम मीन्स ये ग्रुप ऑफ गुड पर्सन, कि जहाँ अच्छे लोग हैं उनकी शरण में जाइए। तो ये अभिप्राय है इस मंत्र का, कि बुद्ध मीन्स बुद्धि, ये नहीं कि किसी व्यक्ति के पास। यहाँ बच्चों देखो, आप कुछ जला जला निशान देखो, है ना। ये कई बार आक्रमण हुआ, खूनों का आक्रमण हुआ, गौड़ राजाओं का आक्रमण हुआ, बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। तो इस तरह से ये जला हुआ निशान
बच्चों दीवालों पर मौजूद है। तो अंदर आइए, अब आइए क्लास की, हम लोग लिविंग रूम में चलते हैं। आइए मैडम, आपको रुको, जाने दो हमको जरा जी, सब तो लोग जाना। ग्राउंड फ्लोर सब जो है था ना, सब बनाया। आ जाइए, सब लोग भी आ जाइए, सब लोग आ जाइए, आ जाएंगे हम। सब इधर है, सब इधर है। आइए सर, अंदर आइए। अच्छा, अच्छा आप अपना ग्रुप वाले आ जाइए सर। मैडम आइए ना, सब लोग आइए। हाँ। अब जो हम लोग हैं ना, काफी जगह है अंदर में। हाँ, एक कमरा के अंदर आइए, एक टिपिकल कमरा में। अब हम लोग, हाँ, अब हम लोग बच्चों करीब करीब आप 1400 वर्ष पुराना कमरा में हैं। 7वीं शताब्दी का ये एक कमरा था। इसकी साइज आप देखिए, ऑलमोस्ट 10 फुट बाई 10 फुट है, 10 फुट से थोड़ा कम है। ये 2 बच्चों के लिए सफिशिएंट था। सीनियर और जूनियर साथ साथ रहते थे। यहाँ आप कोई छत नहीं देख रहे। एक्चुअली जो छत है वो समय के साथ नष्ट हो गया, टूट गया। भूकंप आया, आपदाएं आई, बहुत सारा काउज हुआ। लेकिन आप जो हैं, एक विंडो आप देख रहे हो, वो ऊपर देख रहे हो ना, एक स्लोप जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, वो देखिए स्काईलाइट वेंटिलेटर होता था, हवा और प्रकाश आने के लिए। और ऊपर लकड़ी के बीम पर छत टिका होता था, कि रूफ रेस्टेड ऑन वुडन बीम। इधर 3 तरफ की जो आप दीवार देख रहे हैं, ये ओरिजिनल दीवार है, लेकिन ये नया किया गया। ये जो आप देख रहे हैं आरसीसी बीम वाला, ये नया किया गया है, इसको बचाने के लिए। इधर देखो किताब रखने का, ये सब जो ताखा देख रहे हो ना, किताब रखने का, लैंप रखने का, या कोई और दूसरा चीज रखने का रहा होगा। तो हर एक में ऐसा ऐसा ताखा बना हुआ है। और हर हॉस्टल 2 मंजिला 3 मंजिला था, क्योंकि यहाँ 10,000 बच्चे रहते। तो किसी भी कमरे में जाओ, ऐसा ही आपको कमरा नजर आएगा। तो ये प्रावधान था नालंदा में। और बच्चों को कोई फीस नहीं देना पड़ता था उस समय। खाने का, पीने का, रहने की व्यवस्था राजाओं के द्वारा था। और ये गुरुकुल सिस्टम था, कि गुरु जी और बच्चे लोग दोनों साथ साथ रहते थे। तो यहाँ से अब आइए क्लासरूम में चलते हैं। जो हम लोग सीधे चलेंगे क्लासरूम के अंदर जी। तो किसी भी कमरा में बच्चों जाइएगा, यू कैन सी सिमिलर रूम, सारे एक जैसे कमरे। चलो चलो चलो। चलो चलो चलो।